अंडरवर्ल्ड अपने आप में पूरी दुनिया में फैला हुआ ऐसा संगठित गिरोहों का एक बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम जानकारियां बाहर आई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड अभी तक जो उसकी खास विशेषता के रूप में उसको रेखांकित किया जा सकता है या चिन्हित किया जा सकता है, पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ हफ्ता वसूली पर ही जीवित रहा है। 90 के दशक तक जो भी कुछ उनकी एक्टिविटीज रही हैं या मुंबई अंडरवर्ल्ड के काम रहे हैं, उसमें सुपारी हत्याएं करना, लैंड ग्रैबिंग करना, ये सब काम तो थे ही, लेकिन हफ्ता वसूली उनका मुख्य कारोबार हुआ करता था। 90 के दशक में जब 92 में दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह ने मुंबई में मुंबई धमाकों की साजिश रची और 93 में वो अमली जामा पहनाया और उसके बाद में जब वो लोग कराची चले गए तो उसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड के कामों में और भी किस्म के नए नए कारोबार जुड़ गए। मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है उसमें एक हमेशा विशेषता रही है कि वो धार्मिक आधार पे उसमें कभी भी कोई फूट या परेशानियां नहीं थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड न केवल मुंबई में बल्कि देश और पूरी दुनिया के अलग अलग तकरीबन 40 से 45 देशों में फैला हुआ संगठित अपराधी गिरोहों का एक बहुत बड़ा समूह है। दाऊद इब्राहिम का गिरोह, अरुण गवली का गिरोह, अमर नाइक का गिरोह, अली बुदेश का गिरोह और इन बड़े बड़े गिरोहों के बाद में उनसे जो पैदा हुए छोटे छोटे गिरोह हैं, जैसे कि संतोष शेट्टी का गिरोह हो गया या रवि पुजारी का गिरोह हो गया। अभी पिछले दिनों एक नए गिरोह के आने की आहट सुनाई देने लगी है, जिसने कि उल्लासनगर में एक केबल ऑपरेटर को दिन दहाड़े गोली मारी थी। वो है प्रसाद पुजारी का गिरोह। तो इस तरह की ये जो गिरोह हैं, ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। इसकी विशेषता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1940 से लेकर के और 1980 के दशक तक मुंबई का अंडरवर्ल्ड सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों इत्यादि की तस्करी से बना, पनपा और बढ़ा है। लेकिन 80 के दशक में और 90 के दशक में इनका जो मूल काम था वो हो गया था सुपारी हत्याएं और हफ्ता वसूली। इसके अलावा जो बाकी के सब काम थे वो पीछे छूट गए थे। लैंड ग्रैबिंग और बिल्डरों से पैसा वसूलना जो है इनके मुख्य कामों में शुमार हो चुका था और यही कारण है कि दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली जैसे जो बड़े बड़े गिरोह सरगना बने और उनके नीचे जो गिरोह में सिपह सालार बने, उनके प्यादे बने, उनके शूटर बने, इन लोगों ने मिलकर के पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। 1992 में जब बाबरी ध्वंस हुआ और आईएसआई ने एक योजना बनाई कि हिंदुस्तान को इस बारे में, इस सिलसिले में तबाह करने की एक योजना बना करके काम किया जाए, तो उन्होंने इस काम में दाऊद इब्राहिम का साथ लिया और 93 12 मार्च को जो बम धमाके हुए, उसके बाद दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह के तमाम लोग जो है भागकर कराची चले गए और वहां से ऑपरेट करने लगे। छोटा राजन और बाकी लोग भी सब बाहर थे। सिर्फ एकमात्र जो जिसे हम कह सकते हैं कि इन हाउस गैंगस्टर हमारे यहां पर मुंबई में जो था वो अरुण गवली ही था। अमर नाइक भी यहीं रह करके ऑपरेट करता था। और जब ये लोग बाहर चले गए तो इन्होंने अपने कामकाज में भारी विस्तार किया। ये नारकोटिक्स के धंधे में बड़े पैमाने पर उतरे। ये लोग नकली डॉलर के बड़े पैमाने पर काम करने लगे। पाकिस्तान की चूंकि इच्छा भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म करने की थी, वहां की गुप्तचर एजेंसियों की और सेना की, इसलिए वहां पर बड़े पैमाने पर भारतीय नकली मुद्रा छाप करके और हिंदुस्तान भेजने का काम शुरू हुआ, जिसमें पूरा का पूरा दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो इस तरीके से उन लोगों के कामकाज में भी विस्तार हुआ। और जैसे जैसे अंडरवर्ल्ड को ये समझ में आने लगा, इन गिरोहों के सरगनाओं को ये समझ में आने लगा कि इनकी जिंदगी, इनकी दुनिया कुछ समय बाद में खत्म हो जाएगी, सिमट जाएगी और पुलिस या खुफिया एजेंसियों का शिकंजा उनके ऊपर और कस जाएगा, तो उन्होंने अपने लिए कुछ लीगल या लेजिटिमेट या कानूनी कारोबार भी खड़े करने शुरू कर दिए। और अब उनके पास में देखा जाए तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर के और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज तक, रेडियो चैनल से लेकर के और टेलीविजन नेटवर्क्स तक, एविएशन एजेंसीज से लेकर के और तमाम दुनिया भर के अन्य काम भी उन लोगों ने अपने इस दुनिया में अपने कामों में शुमार कर लिए हैं। इसके कारण अंडरवर्ल्ड के जो बड़े बड़े सरगना हैं, उनके पास अपनी जितनी की धन है, संपत्ति है, उसमें
काला कारोबार के अलावा सफेद कारोबार भी बड़े पैमाने पर उन्होंने स्थापित कर लिया है।